स्वागत है आप लोगों का। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जो इतिहास के 3 भागों में बाँटा गया था, जो कि प्राक इतिहास था और आद्य इतिहास और इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल में हम लोग देखिए, आज पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में कितने भाग होते हैं टोटल, ठीक है? वो पढ़ेंगे। जैसे कि 3 भाग होते हैं, वो पढ़ेंगे। कौन? पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। ये तीनों पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है? ये तीनों पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संवत, कुछ संवत पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी स्रोत हम लोगों को मिले हैं, आगे वो स्रोत पढ़ेंगे, जो कि टोटल 3 है स्रोत। कौन कौन से? एक तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? जैसे अभिलेख हो जाएंगे, ठीक है? अभिलेख हो जाएंगे। अभिलेख के साथ साथ और क्या होगा? अभिलेख हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक है, आपका भवन है, ठीक है? भवन है, मूर्तियां हैं और चित्रकला है। तो ये सब किस में आएगा? पुरातात्विक स्रोत में। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आपको दिखा देते हैं अपना कंटेंट। देखिए, अपना कंटेंट देखिए, कंटेंट पे एक नजर मारिए। ये आपका ये सब कंटेंट है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके, ठीक है? और यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको कमेंट करके बताना। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जो लोग आज आए हैं नए लोग, वो पिछला क्लास देख लें, जिससे कि उनको ये चीज समझ में आने लगेगी। हमारा टारगेट है यूपी पीसीएस 2026, पीसीएस 2026। बाकी वनडे एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे। एक लोअर भी है, अच्छी वैकेंसी है, लोअर में भी काम आएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल में क्या है? 1970 में लार्टेट ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा। कौन था? लार्टेट थे। कब? 1970 की बात है, ठीक? इसमें कौन कौन से 3 भाग हैं? एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 20 लाख से 10,000 बीसी तक है। 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल है, और 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक नव पाषाण काल है, ठीक? पाषाण काल किसने बांटा? 1970 में लार्टेट ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा, ठीक है? नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। और नव पाषाण काल का समय है 6,000 बीसी से 3,000 बीसी। बीसी का मैंने आपको बताया था कल, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले जो भी बातें हो रही हैं, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले की जो बातें हैं, वो उसको बीसी कहते हैं, ठीक? अब इसी को ईसा पूर्व भी कहते हैं। और एक एडी है, उसे क्या कहते हैं? एनो डोमनी, यानी कि जो कि ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत हुई है। इसे फिर हम लोग ईसवी बोलने लगते हैं, ठीक? अब बात करते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। पहला नंबर है पूरा पाषाण काल। इसका समय 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी, ठीक? अब क्या हुआ था पूरा पाषाण काल में? यहाँ पे इस युग में मानव के पास जो हथियार थे एकदम भद्दे थे और बेडौल थे, ठीक?
ये इसका भद्दे बेडोल औजार का प्रयोग करता था। मानव आखेट तथा खाद्य संग्राहक प्रकार का था। इसमें अपना खाद्य जो भी जंगल का फूड उनके पास होता मांस, वो उसको अपना संग्रह के रूप में मतलब संग्रहण कर लेते थे, आगे करने के लिए स्टोर कर लेते थे तथा पूर्णतः शिकार पर वो निर्भर था। औजारों का प्रयोग करने वाला जो मानव होता था उसे हम क्या कहते थे? होमो इरेक्टस। जो औजार को प्रयोग करता था उसे होमो इरेक्टस कहते थे तथा अग्नि से परिचित तो हो चुके थे परंतु उसका उपयोग नहीं जानते थे। अग्नि से ये तो परिचित हो गए थे मगर यूज नहीं जानते थे अग्नि का। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है, उपयोग करना नहीं जानते थे। सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले? सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग देखो चीन के चाउजी कोचियन गुफा से मिले। कहाँ से? अगर कोई पूछे सर्वप्रथम अग्नि के साक्ष्य कहाँ से मिले, चीन के चाउजियन गुफा से मिले। तो इसमें क्या क्या है? पूरा पाषाण काल में 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक की हो गई। मानव इसमें बेडोल और भद्दे औजारों का प्रयोग करता था। मानव इसको अपने भोजन को स्टोर करता था, पूर्णतः शिकार पर निर्भर होता था और जो औजार प्रयोगकर्ता जो था उसे होमो इरेक्टस कहते थे। यहाँ पे आग से तो परिचित थे मगर उसको जलाना नहीं जानते थे। ठीक, और क्या है कि अगर कोई पूछे कि आग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चीन में मिलता है, चाउजी कोजियन गुफा में। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल कितना है? 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। पूरा पाषाण काल कितना था? 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और आपका मध्य पाषाण काल आ गया, ये हो गया 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। अच्छा, इस काल की बात हम लोग कर लेते हैं। इस काल में आधुनिक मानव अर्थात इसमें आधुनिक मानव हो गया जो कि होमो सेपियंस, इसका साइंस में नाम। होमो सेपियंस को आधुनिक मानव कहते हैं। ठीक, आधुनिक मानव का विकास हो गया तथा इस काल के प्रमुख उपकरण जो था या औजार आपका ब्लेड, जो ब्लेड होता है इस काल का प्रमुख औजार था ब्लेड। इसके इसके अतिरिक्त उसने बेदनी, आरी, चाकू जैसे औजार भी प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। मध्य पाषाण, इसका मतलब पहले लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ना जान गए थे। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से मिले बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ? बेलन घाटी पहले बता दें आपको, बेलन घाटी के लोहंदा नाला है। लोहंदा 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 है। लोहन लोहंदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। बेलन घाटी के लोहंदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली। और लोहंदा नाला कहाँ है? प्रयागराज से सोनभद्र तक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सोनभद्र तक फैला है। और इसी को बेलन घाटी ही जो है ये कहाँ है? मध्य गंगा घाटी में स्थित है बेलन घाटी, मध्य गंगा घाटी में। अब पूछे कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका? प्रयागराज से सोनभद्र तक। जो भी यूपी वाले हैं सब इसको समझ रहे होंगे। ठीक, लोहंदा नाला से क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिली। इस काल के मुख्य वर्ण क्या थे? अब बात करते हैं मुख्य वर्ण। मुख्य वर्ण का मतलब मुख्य रंग जो थे इस काल के कौन कौन से थे? इस काल के मुख्य रंग जो थे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। इस काल के मुख्य रंग जो थे, लाल, हरा, सफेद और गेरुआ। इससे क्या होता था? जो भी चित्रें पहाड़ों वहाड़ों पे बनाई जाती थी तो ये वाले कलर ये होते थे यूज। लाल कलर, हरा और सफेद। लाल, हरा, सफेद तो आप लोग जानते हैं प्राथमिक कलर है। उसके बाद एक गेरुआ भी अलग था। इस युग के लोगों ने मिसाइल जैसे हथियारों का भी यूज करना शुरू कर दिए थे। मिसाइल जैसे हथियारों का मतलब भाला हो गया जो फेंक करके चलाने, भाला हो गया, धनुष हो गया, बाण हो गया, इसी काल में मिले। अब क्या था, हथियार यहाँ पे छोटे व परिष्कृत हो गए। वहां पे बेडोल थे और यहाँ पे छोटे हो गए। और प्रथम धातु कौन सी जो थी? तांबा थी। और कुत्ते को यहाँ पे पालतू बनाया गया मध्य पाषाण काल में। तभी मैंने कल एक नोट लिखवाया था कि कुत्ता का एक समाधि के साथ अवशेष मिले हैं। कौन से काल में? वो इसी काल में मैंने लिखाया था, मध्य पाषाण काल में ही समाधि के साथ एक आदमी की समाधि के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। यहीं से मिले थे मध्य पाषाण। प्रथम यूज करने वाली धातु यहाँ पे तांबा थी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। मध्य पाषाण काल
अच्छा, मानव कंकाल का बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल का सबसे पहले अवशेष कहाँ मिला था? देखिए, ये उत्तर प्रदेश से ही मिला था। मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष कौन से? उत्तर प्रदेश के सरायनाहर नहर और दमदमा और महदहा, दमदमा महदहा से मिला था। सरायनाहर नहर से क्या मिला था? हड्डी, हड्डी के अवशेष मिले थे तथा एक ही पंक्ति में तीन तीन समाधान थे। यहाँ पे सब समाधान थे, ठीक। यहाँ पे था सब, जो कि समाधान ऐसे लिखते हैं हम लोग, वो वाले। एक ही पंक्ति में तीन समाधान के अवशेष मिले और क्या मिला? हड्डी के अवशेष मिले। कहाँ से? सरायनाहर नहर से, सरायनाहर नहर से, ठीक। अब क्या है, मध्य पाषाण के काल के अग्नि का प्रयोग भी जान गए, भोजन पकाना भी लोग जान गए। वहां पे अग्नि से परिचित तो थे पूरा पाषाण काल में, मगर उसका यूज करना नहीं जानते थे। यहाँ पे यूज करना भी जान गए, भोजन पकाना भी जान गए, मगर भोजन पका के खाने लगे। मध्य पाषाण के काल का सर्वप्रथम इसी काल में सर्वप्रथम पशुपालन तथा मानव अस्थिपंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम क्या मिला था? पशुपालन और मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले। पशुपालन क्या? पहला कुत्ता आपको बताया मैंने, कुत्ता मिला था पालतू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो कि आपसे मिलान के लिए पूछे जा सकते हैं, क्या क्या है महत्वपूर्ण स्थान? एक तो सुंदरगढ़ है, जो कि मिर्जापुर में, यूपी में स्थित है, ठीक। करनूल की गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एक से एक इम्पोर्टेंट है, कोई छोड़ने लायक नहीं। जोगीमारा कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है। भीमबेटका, मैंने कल भीमबेटका के बारे में बताई थी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, आपको बताया था। भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पे शैलाश्रय, जो भी पत्थरों पे चित्र बनाए गए थे, वो मैंने बताया था, मिले थे। उसके साथ यहाँ पे नृत्य, नृत्य, मदिरापान और जुलूस के चित्र भी मिले हैं। कहाँ पे? शैलाश्रय पे, शैलाश्रय पे। शैलाश्रय किसे कहते हैं भाई? जो कि पहाड़ों पे चित्र वगैरह बनाते हैं, ठीक। पहाड़ों पे ही चित्र बनते हैं, जो नृत्य मदिरा। तथा इसके साथ एक नोट करने वाला पॉइंट है, यूनेस्को में भी शामिल है। कौन? भीमबेटका। अब मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल 6000 बीसी से 3000 बीसी। पूरा पाषाण काल 10,000 बीसी से, सॉरी 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और वो 10,000 बीसी से मध्य पाषाण 6000 बीसी। और अपना अपना नवपाषाण काल आ गया 6000 बीसी से 3000 बीसी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सर्वप्रथम उल्लेख जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक हिस्टोरी का टाइम में उल्लेख किया। किसका? नवपाषाण काल का। जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरी का टाइम में, ठीक। जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरी का टाइम में। अभी मैंने आपको बताया था पाषाण युग का किसने उल्लेख किया था? 1970 में लारटेट ने, लारटेट ने 1970 में पाषाण युग का जिक्र किया था, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इसके। देखिए, प्रस्तर के उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से मिले। जो भी पत्थर के उपकरण थे वो उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से मिले तथा इसी काल से प्राचीन बस्ती मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ? जो कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। खेती के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले। जो कि खेती में जो भी थे, यहाँ पे गेहूं था, जौ था, खरबूज था, कपास, ये चीज मेहरगढ़ से मिला। प्राचीनतम साक्ष्य है जो मेहरगढ़ से मिले। क्वेश्चन मेहरगढ़ वाला पूछा जाता है। अब नवपाषाण के जो उपकरण थे, सुडौल थे, सूक्ष्म थे, पालिश युक्त थे। पूरा पाषाण काल में बेडौल थे, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म तो हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए? सुडौल, सूक्ष्म, पालिश युक्त तो नुकीले हो गए। अच्छा, अब धान के देखिए, प्राचीनतम अवशेष ये अपना धान नहीं, गेहूं, जौ, खरबूज, कपास, ये तो मिला मेहरगढ़ से। अगर धान के प्राचीनतम पूछ लिया जाए कहाँ से मिले हैं साक्ष्य धान के दुनिया में, तो वो उत्तर प्रदेश के मिले हैं। उत्तर प्रदेश में किस जगह से? संत कबीर नगर से। देखिए ये रहा, धान की दुनिया में प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव नामक स्थान से मिले हैं। संत कबीर नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
संत कबीर नगर जिला है जहाँ के लहुरा देव नामक स्थान से मिले हैं, ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान कोल्डीबा है। कोल्डीबा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। यहाँ से क्या मिला? घोड़े की हड्डी मिली है। कोल्डीबा से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या हुआ? अब पहिए का भी आविष्कार हो चुका है। नवापाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका है। मृदभांड का निर्माण हो चुका है। और यहाँ पे सत्ता जो है मात्र सत्तात्मक से माता से पिता की तरफ बढ़ने लगी, पितृ सत्तात्मक होने लगी, ठीक। तो नवपाषाण काल में क्या है? 6000 बीसी से 3000 बीसी तक हुआ। जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम में नवपाषाण काल के बताया, नवपाषाण काल के बारे में। पत्थर के उपकरण के अवशेष कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में मिले। इसी काल में प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ का भी जिक्र हुआ, जो कि जहाँ से प्राचीनतम खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे क्या क्या? गेहूं, जौ, खरबूज और कपास। और उत्तर प्रदेश से क्या मिला है? उत्तर प्रदेश से धान की खेती मिली। कहाँ से? संत कबीर नगर के लहुरा देव नामक स्थान से। यहाँ के उपकरण जो होते थे सुडौल होते थे, सूक्ष्म होते थे, पालिश युक्त होते थे। उत्तर प्रदेश का एक स्थान कोल्डीबा है, जहाँ से कि घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले। पहिए का आविष्कार यहाँ पे हो ही चुका था। मृदभांड का निर्माण होने लगा था। और सत्ता कैसी? मात्र सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक होने लगी, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण संवत की बात कर लेते हैं, ठीक। पाषाण युग खत्म हो चुका है। पाषाण युग में क्या था? पाषाण युग कहाँ से कहाँ तक है? 20 लाख बीसी से 3000 बीसी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवत। देखिए, एक कली संवत है जो कि पूछा जाता है भाई, ये 3102 बीसी तक है। 3102 बीसी में हुआ था कली संवत। विक्रम संवत का संबंध 57 बीसी से है। इसको मालव संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत को 57 बीसी और मालव संवत भी कहते हैं। इसमें क्या था? धर्मपाल ने शकों को पराजित किया था विक्रम संवत ने, तब इसे विक्रम संवत लागू हुआ। शक संवत कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय संवत घोषित किया। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय संवत घोषित किया तथा इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। इसे शक संवत को। गुप्त संवत क्या था? 319 एडी में हुआ था। गुप्त संवत को बल्लभी संवत भी कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। लिच्छवी संवत 512 एडी में है। हर्ष संवत 606 एडी से, ये हर्षवर्धन के राज्यारोहण से संबंधित है। हिजरी संवत 612 एडी में है। ये मोहम्मद शाह जब मक्का गए थे उससे संबंधित है। और इलाही संवत 1583 में, जो कि अकबर ने चालू किया था, ठीक। इलाही संवत। कली संवत 3102, विक्रम संवत 57 बीसी, शक संवत 78 एडी, गुप्त संवत 319, लिच्छवी 512, हर्ष 606, हिजरी 612 और आपका इलाही 1583। अब यहीं पे संवत के कुछ आपको बता जाए कि अगर शक संवत प्लस विक्रम संवत में वर्षों का अंतर बताइए, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, शक संवत कितना था? 78 एडी, ठीक। अब विक्रम संवत 57 बीसी। तो इनको जोड़ देंगे, ये इनको देंगे जोड़, कितना हो गया? 8 और 7 15, 7 5 12 और 1 13, 135 वर्षों का अंतर आ जाएगा, ठीक। अब यही अपना ईसा पूर्व, ईसवी और प्लस शक संवत का बात करें तो जैसे कि 2025 चल रही है और शक कितना है? शक है, शक संवत कब से शुरू हुआ? 78 एडी से। तो इसमें 78 घटाएंगे, ठीक। अब अगर यही हम लोग ईसवी और प्लस और विक्रम संवत का निकालें तो 2025 प्लस 57 बीसी, ये जोड़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो स्रोत कितने हैं? टोटल कितने हैं? 3।
तीन इतिहास के स्रोत हैं जो कि हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। कौन कौन से? एक तो पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, दूसरा तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, कैसे कैसे यात्री आए, कहाँ कैसे युद्ध किया, क्या शुरुआत हुई, ये सब। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हम लोग को कैसे पता चलेगा? पुरातात्विक स्रोत से अभिलेख पढ़ेंगे, अभिलेखों से पता चलेगा सिक्के कैसे थे, स्मारक कैसे थे, भवन कैसी थी, मूर्तियां कैसी थी तथा चित्रकला कैसी थी। इन्हीं सबको पढ़ के हम लोगों को पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अभिलेख की तरफ। पुरातात्विक स्रोत का अभिलेख है ये अभिलेख। सबसे प्राचीनतम अभिलेख एक था जो कि था बागजकोई। कहाँ से मिला था? मध्य एशिया से, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख मिला है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख बागजकोई मध्य एशिया से मिला था, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख मिला है। भारत का प्राचीनतम, अब अगर भारत में प्राचीनतम पूछे तो वो अशोक के हैं, जो कि मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम किसके? अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख किसमें किसमें? देखो, ब्राह्मी लिपि में मुझे मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी कैसे लिखी जाए? दाएं से बाएं, खरोष्टी लिपि हो गई, यूनानी भी लिपि हो गई और अरामेक लिपि हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा, अशोक ने अगर बात करें कि ये अभिलेख किससे प्रभावित होकर के बनवाया था, तो देखो एक पारसी पोलिस और देखो बेहिस्तून अभिलेख, दो अभिलेख हैं, पारसी पोलिस और बेहिस्तून के अभिलेखों से प्राप्त जाने की दारा प्रथम, जो कि हकमनी या ईरानी शासक था, इसने सिंधु नदी पर कब्जा किया था। दारा प्रथम ने सिंधु नदी पर कब्जा किया था। ये किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? पारसी पोलिस और बेहिस्तून से। तो इसके अभिलेख, दारा प्रथम के अभिलेखों से प्रभावित होकर अशोक ने भी अपने अभिलेख जारी करवाए थे। इसके दारा प्रथम के अभिलेख देके तब इसने भारत में अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं नोट। अगर बात करें सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा किसने था, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसम ने 1837, वो भी कौन सी लिपि में पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। लिपि जरूर याद रखना, वरना वहां पे खरोष्टी भी दे सकते हैं। खरोष्टी हो गई, अरामेइक हो गई, अरामेइक हो गई, खरोष्टी, अरामेइक, यूनानी, ब्राह्मी, जो भी होगा देंगे, लेकिन ब्राह्मी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग सिक्कों की। सिक्कों में क्या है? पुराने सिक्के जो है सोने, चांदी, सीसर तथा तांबे के बनते थे। सोना, चांदी, सीसर तथा तांबे के बनते थे। पंचमार्ग और आहत सिक्के क्या होते थे? पंचमार्ग और आहत सिक्के क्या होते हैं? ये चांदी के होते थे तथा थप्पा मारकर बनाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में हमको ये चीज मिले। इन पे निशान या मार्क किसका था? चित्र या मार्क किसका बना होता था? पेड़ का बना होता था, मछली का बना होता था, सांड का, हाथी का और अर्धचंद्र की आकृति का बना होता था। किसका किसका? आज सिक्के क्या होते थे? चांदी के बने होते थे। सबसे ज्यादा कहाँ मिले? पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध में मिले। ठीक, कैसे बनाया जाता है? थप्पा मार के बनाया जाता है। क्या क्या इनमें छिपा होता था? पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने। सर्वाधिक सिक्के कब छापे गए? मौर्योत्तर काल में। काहे के? सीसा, सोने, चांदी और तांबा। अगर बात करें कि सातवाहनों ने सबसे सिक्के ज्यादा किसके जारी किए, वो किए सिक्के शीशे के। ठीक, सिक्के। अब गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के सोने के जारी हुए। और लेख वाले स्वर्ण सिक्के अगर पूछे, लेख जिसमें लेख लिखा होता है, वो किसने के? हिंदू यूनानी या इंडो ग्रुप ने छपवाए। ठीक, अब बात करते हैं मूर्तियों की। सर्वाधिक मूर्तियां कुषाण काल में गांधार कला में मिली। और गांधार कला कैसी थी? विदेशी कला, विदेशी कला थी, जो कि विदेशी कला थी। दूसरी मथुरा कला थी, जो कि पूरी तरह स्वदेशी कला थी। ठीक, ये मूर्ति कला के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्मारक एवं भवन। उत्तर भारत में मंदिर जो थे नागर शैली में बने होते थे, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, तथा दक्षिण पथ की बात करें तो ये बेसर शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और दक्षिण पथ में बेसर शैली में। अब बात करते हैं हम लोग चित्रकला की।
चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक, आपने सुना होगा। यहाँ से माता और शिशु की मूर्ति मिली, माता और शिशु की जो फेमस मूर्ति है वो मिली, माता और शिशु की मूर्ति, तथा मरणासन राजकुमारी की भी मूर्ति भी गुप्त काल से मिली है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी आप लोगों को बात करना है वो बात कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख अगर बात करें, दो हैं जूनागढ़ के, ठीक। अगर जूनागढ़ गिरनार अभिलेख तो ये रुद्रदामन का है, किसका? रुद्रदामन का। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख तो ये स्कंदगुप्ता है। स्कंदगुप्त भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख जो है स्कंदगुप्ता है। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख ये स्कंदगुप्त। नासिक नासिक का अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ किसका है? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोधर्मन। ऐहोल अभिलेख किसका? पुलिकेशन द्वितीय। भीतरी और ये तो आपको बता ही दिया जूनागढ़। और देवपाड़ा किसका है? बंगाल शासक विजयसेन का। देवपाड़ा किसका है? बंगाल शासक विजयसेन का। तो इतने ये आप लोग अभिलेख याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए प्राचीन भारत इतिहास जो भी है, जिन लोगों के कान में कभी न कभी अगर ये प्राचीन भारत का इतिहास गूंजा होगा उसको तो अच्छे से समझ में आएगा, और जिनके दिमाग में या जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है इस इतिहास के बारे में या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगा। उनको प्राचीन भारत इतिहास नए लोग कैसे समझे, उनके लिए एक ही तरीका है, वो क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ क्लास देखो, देखो और सुनो, समझने की कोशिश मत करो। जब एक दो बार ये आपके कानों में गुजरेगी ना आवाज, तो फिर दूसरी तीसरी बार जब आप पढ़ोगे इसको तो 100% आपके समझ में आएगा। यही तरीका है। जब तक कोई चीज नहीं समझ में आ रही, पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं, लेकिन उसका पीछा मत छोड़ो, उसको देखो और समझने की कोशिश करो। जब दो तीन बार वो कानों में गूंजेगी तो आराम से समझ में आएगी। दूसरी चीज ये है, अगर अब आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कंटेंट कैसा है, कंटेंट में दम है या नहीं है। अगर दम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़े और 2026 में पीसीएस को फोड़ दो और लोअर को भी फोड़ दो। वनडे एग्जाम को तो बाय बाय, चुटकियों में बाय बाय, ठीक। कंटेंट ऐसा है, बाकी छोड़िएगा कुछ भी नहीं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में।